बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 15 इक़्सास सुन चुके हैं। अब किस्त 16 मुलाहिजा फरमाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाजमन लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमन कीजिए और अपनी आरा से हमें कमेंट बॉक्स में लाजमन मुतल्ला कीजिएगा। मैं मुस्तरिब हो गया था कि यह हमें यहाँ क्यों लाए थे। शफीउल्लाह भी सहम गया था। उसने ताई से पूछा, हमें क्यों लाए हो? ऐसे ही उसने सफाकाना अंदाज में कहा, यहाँ तुम दोनों के ऑपरेशन होंगे और तुम्हारे जिस्मों में कुछ बेकार चीजें हैं वो निकाल दी जाएंगी। इसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। तुम हमारे दिल गुर्दे निकालने के लिए लाए हो ना? शफीउल्लाह ने कहा और यकदम बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, मगर जसीम शख्स पूरी तरह होशियार था। उसने अपनी टांग आगे की और शफीउल्लाह मुंह के बल गिरा। इससे पहले कि वो उठता, जसीम शख्स ने उसकी कमर पर अपना हाथी जैसा पांव रख दिया और वो बेबसी से फर्श पर हाथ पांव मारने लगा। जसीम शख्स का वजन कम से कम भी 100 किलोग्राम से ज्यादा था और शफीउल्लाह के लिए उसका पांव हटाना मुमकिन नहीं था। मैंने ताज की तरफ देखा। यह ठीक कह रहा है, तुम जो चाहे समझो, उसने बेपरवाही से कहा। इसी लम्हे एक तरफ मौजूद डबल डोर का दरवाजा खुला और सर से पांव तक मखसूस लिबास में मलफूफ शख्स बाहर आया। इसके हाथ में सुरी थी जो उसने बिला तकल्लुफ शफीउल्लाह के कोहले में खोप थी और वह हाथ पांव मारते मारते चंद सेकंड में साकित हो गया। जसीम शख्स ने उस पर से पांव हटाया और उसे ठोकर से सीधा कर दिया। शफीउल्लाह की आंखें खुली थीं मगर वो बिल्कुल साकित था। ऐसा लग रहा था उसे सुन करने वाला इंजेक्शन दिया गया था। मखसूस लिबास वाले ने अंदर की तरफ झांका और किसी को इशारा किया। फौरन ही अंदर से एक छोटा स्टील का बना हुआ स्ट्रेचर बरामद हुआ। उसे लाने वाला भी मखसूस लिबास पहने हुए था और दोनों का चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। आने वाले ने शफीउल्लाह का लिबास उतारा और जरा सी देर में उसे मुकम्मल बरहना कर दिया। फिर उसे जसीम शख्स की मदद से उठाकर स्ट्रेचर पर डाला गया, मगर उसे अंदर नहीं ले गए, बल्कि स्ट्रेचर लाने वाला अंदर गया और एक मशीन उठा कर लाया। ये पोर्टेबल ओजोन स्प्रे था। अब अस्पतालों में जरासीम से बचाव के लिए दवाओं की बजाय ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज्यादा महफूज और माहौल दोस्त है। इसे इंसानों पर भी मनफी असरात नहीं पड़ते हैं। उसने शफीउल्लाह पर ओजोन का स्प्रे किया, फिर उसे पलटकर इसके बाकी जिस्म पर स्प्रे किया। अच्छी तरह तसल्ली के बाद वो उसे स्ट्रेचर समेत अंदर ले गया था। अजीब बात थी, मैं ये सब होते देख रहा था और इब्तदाई खौफ के बाद मेरे अंदर फिर वही सर्द महरी सी और ऐसी ही कैफियत तारी हो गई थी और अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। हालांकि मुझे मालूम था कि अब इसके साथ क्या होगा और उसके बाद मेरी बारी आएगी। ताज मेरी तरफ से पूरी तरह चौकन्ना था। मैंने पुरस्कून लहजे में पूछा, तुम लोग इसे मार दोगे? इसकी नहीं, अपनी फिक्र कर रहे, ताज ने गुर्रा कर कहा। इसकी आंखों में एक अजीब से वहशत और चौकन्नापन था। वो इंसान की बजाय किसी जानवर की आंखें लग रही थीं। इंजेक्शन लगाने वाला भी अंदर चला गया था और दरवाजा बंद हो गया, मगर मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता था कि दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। उन्होंने शफीउल्लाह का जिस्म खोल लिया होगा और सबसे पहले उसके गुर्दे और जिगर निकालेंगे। इसके बाद उसके दिल और फेफड़ों का सेट निकाल लेंगे। इन्हें बाद में अलग करेंगे, मगर हो सकता था वो सब ना निकालें, सिर्फ वही निकालें जिसकी जरूरत है और बाकी निकालना बेकार ही होता। बहरहाल वो आज़ाए रईसा में से कुछ भी निकालते, इसके बाद शफीउल्लाह का बचना मुमकिन नहीं था। ताज के साथ जसीम शख्स भी मेरी तरफ से पूरी तरह चौकन्ना था और मेरी कोई हरकत उनसे पोशीदा नहीं थी। शफीउल्लाह को रोककर वो अपनी मुस्तैदी का सबूत दे चुका था। बज़ाहिर मेरी बचत और यहां से फरार के इम्कानात न होने के बराबर थे। शफीउल्लाह के बाद मेरी बारी थी और इसमें ज्यादा देर नहीं रह गई थी। मेरी हैसियत उस परिंदे की सी थी जो परिंदों में घिर गया हो और किसी भी वक्त वो मुझ पर टूट सकते थे। फिलहाल वो एक और चरिंदे की चीर फाड़ में मसरूफ थे, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं थी और मैं हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। जसीम शख्स टहल रहा था और हर बार टहलते हुए सीढ़ियों तक चला जाता और बाहर झांकता था। एक बार वो बाहर सीढ़ियों तक गया और उसने झांका। उसी में स्विंग डोर खुले और नकाब पोइज थुरिन समेत बाहर आया। मेरी बारी आ गई थी, मगर इससे पहले वो मेरे पास आता। अचानक जसीम शख्स से अंदर आया और मुस्तरिब लहजे में बोला, पुलिस, बाहर पुलिस आ गई है। ताज बेसाख्ता बाहर की तरफ लपका और मेरी तरफ आता। डॉक्टर रुक गया। पुलिस का नाम सुनकर मुझे लड़ने का ख्याल आया। यकीनन उसने हुमैरा को कॉल कर दी थी और उसने शादाब से राब्ता किया था। इसी के नतीजे में ये पुलिस यहाँ तक आई थी। जसीम शख्स वहीं था, मगर उसकी तवज्जो बाहर की जानिब थी और इस लम्हे किसी ने मेरे अंदर से कहा कि यह मौका है, अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो पुलिस मेरी लाश ही उठाएगी।
पुलिस का सुनकर नकाबपोश हक्का बक्का सा खड़ा था। मैं अचानक उसकी तरफ लपका और उसका इंजेक्शन वाला हाथ थाम कर उसे मोड़ा और सुई उसके जिस्म में उतार दी। दबाव से दवा खुद ब खुद इंजेक्ट हो गई थी। जसीम शख्स ने मेरी हरकत महसूस कर ली थी और वो मेरी तरफ लपका, मगर मैंने गिरते नकाबपोश को उसकी तरफ धक्का दिया और खुद स्विंग डोर की तरफ भागा। अकब से एक फायर हुआ। ये गोली ताज ने चलाई थी। उजलत में निशाना चूक गया था और गोली मेरे बाजू को छूती हुई गुजर गई। मुझे लगा जैसे बाजू को दहकती सलाख से दागदार कर दिया गया हो, मगर इस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था। मैंने स्विंग डोर को धक्का दिया और वो बाहर आते दूसरे नकाबपोश के मुंह पर लगा। वो पलटकर स्टेशन के पास जा गिरा, जिस पर शफीउल्लाह का खून आलूद खुला हुआ जिस्म पड़ा था। मैंने एक नजर उसे देखा और फुर्ती से दरवाजा बंद करके उसके ऊपर लगी कुंडियां चढ़ा दी। इसी लम्हे जसीम शख्स ने दरवाजे को ठोकर मारी। दरवाजा हिला था मगर खुला नहीं था। यह मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। मैं पीछे आया। नकाबपोश उठ रहा था। वो खड़ा हुआ था कि बाहर से शॉट गन गरजी। दरवाजे में सुराख हुआ और फिर गोली ने नकाबपोश के सीने में सुराख कर दिया। वो पलट कर गिरा था, कभी ना उठने के लिए, क्योंकि सुराख ऐन दिल के मकाम पर हुआ था। मैं एक तरफ होने की वजह से बच गया। जसीम शख्स ने दरमियान में कुंडी फर्ज करते हुए फायर किया था, मगर कुंडी ऊपर लगी थी। दरवाजे के वस्त में 6 इंच का सुराख हो गया और जसीम शख्स उससे हाथ डालकर कुंडी तलाश करने लगा। मैंने मुतलाशी नजरों से देखा। यह कमरा बंद था और यहां से बाहर जाने की कोई जगह नहीं थी। स्टेशन के पास ही मखसूस थाती बक्स थे जिसमें आज़ा महफूज किए जाते हैं और इनकी तादाद 4 थी। इनके पास ही सर्जिकल औजारों का स्टैंड था जिस पर हर तरह के औजार रखे हुए थे। मैंने एक बड़ा सर्जिकल चाकू उठाया और उसे जसीम शख्स के बाजू में कोहनी से जरा नीचे आर पार उतार दिया। ऐसा करते हुए मुझे जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। उसने धाड़ मारी और हाथ निकालने की कोशिश की, मगर चाकू आर पार होने से वह हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था और सुराख इतना बड़ा नहीं था कि वो दूसरा हाथ अंदर डालकर हाथ से चाकू निकाल सकता। मैं पीछे हट गया क्योंकि उसके पास शॉटगन थी और वो इसे इस्तेमाल कर सकता था। फिर उसने इस्तेमाल भी कर ली। धमाके से गोली अंदर आई और एक थाती बक्स का ढक्कन उड़ाती चली गई। मैं कोने में दुबक कर रह गया था। मैंने देखा कि खुल जाने वाले बक्स में गुर्दों का सेट था। ये शफीउल्लाह के गुर्दे थे जो पॉलीथिन में बर्फ में रखे हुए थे। अब बाहर से भी फायरिंग की आवाज आ रही थी और लोगों के चिल्लाने की भी। पुलिस इमारत में दाखिल हो गई थी। बालाजी और ताज मुजाहमत कर रहे थे। वो पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और पुलिस इन पर गोलियां बरसा रही थी। यह हंगामा मुश्किल से चंद मिनट चला होगा। जसीम शख्स इस दौरान में पूरी कोशिश करके भी अपना हाथ आजाद नहीं करा सका था। साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर ताज और बालाजी को आवाजें दे रहा था, मगर इनको खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। वो उसे कहां से बचाने आते। फिर उसे अकल आ गई और इस बार उसने दरवाजे के ऊपरी हिस्से में जहां कुंडी लगी हुई थी वहां फायर किया। गोली ने एक कुंडी उड़ा दी और उसकी तरफ का दरवाजा खुल गया। जसीम शख्स ने बमुश्किल दरवाजा खोला और अपना हाथ आजाद करा के इसमें से चाकू निकाल कर फेंका। फिर वो लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे के भयानक तासरात बता रहे थे कि वो मेरे कत्ल से कम किसी चीज पर राजी नहीं होगा। इसने मुझे तलाश किया और देखते ही शॉटगन का रुख मेरी तरफ कर दिया। 10 फुट के फासले से बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने मौत को सामने देखकर आंखें बंद कर ली थी और फिर एक धमाका हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शॉटगन के बुलेट ने मेरे सीने में सुराख कर दिया है, मगर जब कोई दर्द नहीं हुआ और ना ही मैं गिरा तो मैंने आंखें खोल ली। जसीम शख्स सामने खड़ा था और इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही खुली हुई थी। फिर वो अचानक ही फर्श पर ढेर हो गया और मैंने देखा कि उसकी कनपट्टी से खून उबल रहा था। उसी लम्हे शादाब अंदर आया। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर जसीम शख्स की तरफ था, मगर उसका जख्म देखकर शादाब ने पिस्तौल झुका लिया। धमाका उसके पिस्तौल से हुआ था और गोली जसीम शख्स के सर में उतर गई थी। शादाब ने मेरी तरफ देखा। तुम ठीक हो? मैंने रुकी हुई सांसें खारिज की। खान तुम बर वक्त आए, वरना ये मुझे कत्ल करने जा रहा था। अब शादाब वहां मौजूद शफीउल्लाह की लाश और उसके खुले जिस्म का मुआयना कर रहा था। मेरे खुदा, ये क्या है? इस बेचारे के आजाद निकाल लिए गए और उसके बाद मेरी बारी थी, मगर तुम लोग बर वक्त आ गए। मैंने अफसुर्दगी से कहा कि अगर तुम आधे घंटे पहले आ जाते तो उसकी जान भी बच जाती। मुझे जैसे ही हुमैरा ने बताया मैं पार्टी लेकर चल पड़ा था। मैंने मकामी थाने को इतला भी नहीं थी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं कराई? मुझे सिर्फ हुमैरा का नंबर याद था। उसने मानी के नजरों से मुझे देखा। हाँ भाई, उसी का नंबर याद होगा, हमारा कहाँ याद होगा। मैंने जल्दी से कहा वो गोल्डन नंबर है, खुद उसकी तरह। शादाब ने बदस्तूर शरारत से कहा। वो भी पुलिस वाला था और लाशें उसके लिए अजनबी नहीं थी, इसलिए 2 लाशों की मौजूदगी में जिनमें से एक उसके हाथ से मारा गया था उसे शोखी सूझ रही थी। मैंने मौजू बदल दिया। बाहर 2 अफराद और मौजूद थे। एक यहाँ का निगरान जो बालाजी कहलाता है, दूसरा लंबे बालों वाला ताज, वही सादी बाग के हमले का असल जिम्मेदार है।
शादाब ने नफी में सर हिलाया। यहाँ कोई लंबे बालों वाला नहीं मिला। हाँ, एक हट्टा कट्टा बदमाश नजर आने वाला शख्स है। वो शदीद जख्मी है। वही बालाजी है। मैं ताज के गायब होने का सुनकर परेशान हो गया था। असल शख्स ताज ही है और वो गौहर शाहजी का करीबी आदमी है। सिक्का बंद कातिल है और ये जसीम शख्स उसका मातहत था। शादाब भी फिक्रमंद हो गया। दरअसल मेरे पास नफरी कम है। कुल 7 आदमी लाया हूं और ये जगह बहुत बड़ी है। शायद इसीलिए उसे फरार का मौका मिल गया, या हो सकता है वो अभी यहाँ छुपा हुआ हो। मैंने कहा। हम बाहर आए। दूसरा डॉक्टर बल्कि कसाई बेसुध पड़ा था। वो होश में था मगर हरकत करने के काबिल नहीं था। मैंने शादाब को बताया कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया था। अब ये बताएगा कि ये किसके लिए काम करता है। इसका बाप भी बताएगा। शादाब ने उसे हल्की सी ठोकर रसीद की। उसने मजीद नफरी और एम्बुलेंसेस के लिए कॉल करा दी थी। दोनों कुमक आधे घंटे में आ गई। बालाजी और जसीम शख्स के साथ एक डॉक्टर भी मारा गया था। बालाजी शदीद जख्मी हालत में गेट के पास मिला था। जब हम बाहर आए तो वो मर चुका था। चौथी लाश शफीउल्लाह की थी। एक जिंदा हाथ लगा था और ताज फरार हो गया था। शादाब जरूरी कार्रवाई के लिए वहीं रुक गया था और उसे मुझे अपने साथ आने वाली मोबाइल में वापस भिजवाया। फिलहाल इसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था कि मैं घर से क्यों निकला और इन लोगों के हाथ कैसे लगा। मैंने उसे साइमा के बारे में भी बता दिया था। उसने कहा था कि उसे चेक करेगा। मैं वापस शादाब की कोठी पहुंचा तो मुझे आखिरी खाना खाए हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। इस सकन के साथ भूख से भी बुरा हाल था और वहां रुबीना के साथ हुमैरा भी मौजूद थी। जो सवाल शादाब ने नहीं किए थे वो उन्होंने किए और मैं खाने के मेज पर जवाब देता रहा। हुमैरा खाने से पहले मेरे जख्म देखना चाहती थी मगर मैंने पहले खाने का मुतालबा किया। लंच का वक्त गुजर चुका था मगर खाना गर्म ही था। खाने के बाद हुमैरा ने मेरे बाजू का जख्म देखा। गोली छू कर गुजर गई थी और अब इसमें दर्द के साथ मुझे यूं लग रहा था जैसे बुखार चढ़ रहा हो। हुमैरा ने तस्दीक की। हल्का बुखार है। बारूद के जहरीले असरात की वजह से ये हो जाता है। उसने मुझे 2 इंजेक्शन दिए और सर के पीछे मौजूद कोमर पर एक मरहम लगाया। खाल फटी नहीं थी, वर्म आ गया था। नाक का वर्म बर्फ की सिकाई से ही खासा कम हो गया था। अच्छी बात यह थी कि हड्डी टूटने से बच गई थी। एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक था और दूसरा एंटी एलर्जिक था। इसके असर से गनुदगी तारी होने लगी। हुमैरा ने मशवरा दिया कि मैं सो जाऊं। जब लड़के ने उसे कॉल करके मेरा नाम और लोकेशन बताई थी तो उसने फौरी शादाब को कॉल की थी और शादाब जो पहले ही मेरी तलाश में था अपने साथ पुलिस पार्टी लेकर रवाना हो गया। इस वजह से मेरी बचत हो गई थी। हुमैरा खुश थी। उसने कहा, अब देखिएगा न सिर्फ आप पर हमला करने वाले बल्कि आदिल के कातिल भी पकड़े जाएंगे। उम्मीद तो मुझे भी थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कम से कम गौहर शाह के बारे में मुझे लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर और असर रसूख वाला शख्स है। इस पर हाथ डालना पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। ताज पुलिस के सामने नहीं आएगा और सिर्फ मेरे बयान की अहमियत नहीं होगी। गौहर शाह आसानी से इनकार कर सकता था कि इसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे यकीन था कि इस नाम निहाद अस्पताल से भी उसका कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकेगा। वाहिद गवाह जो उसके खिलाफ हो सकता था वह पकड़ा जाने वाला दूसरा डॉक्टर था। वह वाहिद सिरा था जिससे इस पूरे गिरोह का खात्मा किया जा सकता था। लेकिन अगर वो अपनी जुबान बंद रखता तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, या जुबान खोल देता और बाद में अदालत में मुकर जाता तब भी गौहर शाह बच सकता था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुलजिमान बाद में पुलिस के नाकिस तफ्तीश के सबब बच जाते हैं। इसलिए मैं पुर उम्मीद तो था मगर साथ ही खदशात भी थे। इन्हीं सोचों के दरमियान में मैं सो गया। फिर मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था और सिवाय एसी की ससराहट की कोई आवाज नहीं थी। मुझे अपना जिस्म हल्का फुल्का लग रहा था। बाजू और सर का जख्म जैसे सो गया था मगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। फिलहाल नहाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं मुंह हाथ धोकर बाहर आया। कपड़े पहले ही बदल लिए थे क्योंकि वो खून आलूद हो रहे थे। लाउंज की तरफ से हुमैरा और रुबीना की आवाजें आ रही थी। मुझे हैरत हुई वो अब भी यहीं थी। डॉक्टर एहतिशाम का कहना दुरुस्त साबित हो रहा था। वो अच्छी खासी हिटलर थी। मैं लाउंज में आया तो रुबीना बोली, उठ गए साहब भाई, क्या पियेंगे, चाय या ठंडा? मैं काफी शौक से पीता हूँ लेकिन चाय भी चलेगी। मैं काफी बहुत खराब बनाती हूँ, रुबीना ने जवाब दिया। शादाब पीते हैं? मैंने 1-2 बार बनाई तो उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया था। मैं बनाती हूँ। हुमैरा ने शादाब के बेटे शारिक से खेलते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। शादाब आया? मैंने पूछा। नहीं, उनकी कॉल आई थी, रुबीना ने बताया। वो देर से आएंगे इस केस के सिलसिले में। रुबीना रात के खाने की तैयारी कर रही थी। हुमैरा ने शारिक को मुझे पकड़वाया। इससे संभालें, अब यह बड़ा मुश्किल काम है, प्रैक्टिस कर लें। वो जाते जाते मुड़कर बोली, मुस्तकबिल में काम आएगी। मैं उसे देखता रह गया था। उसके लहजे में शौकी और खनक थी। कुछ देर में वो 2 मगों में काफी ले आई। साथ में करीम और शक्कर थी। मैंने मग लेकर उसमें शक्कर मिलाई और सिप लिया। अच्छी बनाई है। ये बताओ कि मेरे गायब होने के बाद क्या हुआ?
رات تک تو شاداب صاحب سمجھتے رہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، وہ میرا کہتے ہوئے سرخ ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کال کی اور تب پتا چلا کہ آپ غائب ہیں۔ آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ یقیناً کچھ لوگ میری زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ابھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت نہیں آیا، اس لیے میں کئی مرتبہ یقینی موت کے سامنے سے بچ کر نکل آیا۔ وہ سراپا تجسس بن گئی۔ سیف کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میں نے کافی نوشی کے دوران اسے بتایا کہ میں نے جاسوسی کی کوشش کی جو بری طرح ناکام رہی اور میں خود گرفتار ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل دی اور انہوں نے میرا فوری خاتمہ کرنے کی بجائے میرے جسم کے حصے نکال کر بیچنے کا سوچا اور مجھے راوی کنارے اس مذبح خانے میں قید کر دیا جس پر اسپتال کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہاں میرے ساتھ شفیع اللہ بھی قید تھا، مگر وہ میرے جتنا خوش قسمت ثابت نہیں ہوا۔ قدرت نے موقع دیا اور بال کی تلاش میں آنے والا لڑکا رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اس نے حمیرہ کو کال کی اور اس نے فوری شاداب کو بتایا۔ اس کے بعد سے یہ یہیں تھیں اور ہر 10 منٹ بعد شاداب کو کال کر رہی تھیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ جسیم شخص نے تقریباً مجھے شوٹ کر دیا تھا اور اگر شاداب بر وقت اس کے سر میں سوراخ نہ کرتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اللہ نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو، حمیرہ نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ آپ کو لمبی عمر دے اور ان دشمنوں کو ناکام بنائے۔ آج میں شاداب صاحب کو اسپیشل تھینکس کہوں گی۔ میں مسکرایا، شاید تم بھی دعا کرتی رہی ہو۔ نہیں، آپ کے ماں باپ کی دعائیں بھی آپ کے لیے کام کرتی ہیں۔ اللہ بھی اچھے لوگوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب اللہ کرے یہ چکر ختم ہو جائے۔ میں نے خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ میں عام آدمی ہوں اور ان بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ میں حوصلہ ہے، حمیرہ نے کہا۔ جب وہ باغ سے ہمارا پیچھا کر رہا تھا اور آپ نے بدحواس ہوئے بغیر اسے کیسے ناکارہ کیا تھا؟ یہ تو اصل میں تمہارا کریڈٹ ہے۔ تم نے کوئی آواز نکالی اور وہ تمہاری طرف متوجہ ہوا اور مجھے موقع مل گیا اس کے سر پر پتھر مارنے کا، ورنہ وہ تو میرے سر پر آ گیا تھا۔ مگر بدبخت نے بعد میں دونوں چوٹوں کا بدلہ لے لیا۔ وہ بھی جلد پکڑا جائے گا اور سزائے موت پائے گا، حمیرہ نے یقین سے کہا۔ اعصاب تمہارے بھی کم مضبوط نہیں ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مواقع پر خواتین ہسٹیریا کا شکار ہو جاتی ہیں، مگر تم پوری استقامت سے میرا ساتھ دیتی رہی کیونکہ وہ آپ کا ساتھ تھا، اس نے اچانک کہا اور پھر چپ ہو گئی اور پھر مگ اٹھا کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کی بات پر غور کرتا رہ گیا تھا۔ شاداب کے باورچی خانے میں جو عورت کام کرتی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے روبینہ کو خود کوکنگ کرنا پڑ رہی تھی۔ ویسے وہ کبھی کبھی کھانا بناتی رہتی تھی، اس لیے پریکٹس بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر شارق اتنا شریف اور سیدھا بچہ تھا کہ ذرا بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آدھے گھنٹے سے میرے ساتھ صوفے پر لیٹا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور مجھے متوجہ کرنے کے لیے آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور نیوز چینل گھمانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ کسی چینل سے اس بارے میں خبر آ رہی ہوگی، مگر کسی چینل پر اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ خبر پرانی ہو گئی ہے۔ میڈیا چینلز کے درمیان ناظرین کو ہمہ وقت نت نئی خبریں دینے کی ایک دوڑ جاری رہنے لگی ہے جس نے میڈیا کو جنونی بنا دیا ہے۔ اس کے لیے وہ اکثر اوقات حدوں سے گزرنے لگتا ہے اور لوگوں کو بھی سوچے سمجھے بغیر وہ سب دکھاتا ہے جو دنیا کے کسی مہذب ملک میں ناظرین کو نہیں دکھایا جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے شمالی علاقے کے ایک مصروف بازار میں بم دھماکہ ہوا تھا اور اس کی براہ راست کوریج دکھائی جا رہی تھی۔ جائے وقوع پر ہر طرف انسانی جسموں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میرا دل خراب ہونے لگا اور میں نے چینل بدل دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عام لوگ، جن میں عورتیں اور خاص طور سے بچے، جب یہ سب دیکھتے ہوں گے تو ان کی سوچوں اور معصوم ذہنوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا۔